जय श्री राधे फ्रेंड्स। कबीर अयाना के पास पहुंचकर उसके बालों को कस के मुट्ठी में पकड़ते हुए बोला, मैंने पिछली बार तुम्हें वार्निंग दी थी कि अगर इस बार तुम घर से बाहर कदम रखा तो तुम बचोगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर निकलने की? बताओ मुझे। और क्यों गई घर से बाहर? मेरे मना करने के बावजूद। कबीर अयाना के बालों को अपनी मुट्ठी में जोर से पकड़ लेता है क्योंकि उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। अयाना को दर्द होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू से भरी आंखों को वह कबीर की आंखों में डालकर देखती है। कबीर जब अयाना की आंखों में आंसू देखता है तो उसके बालों को छोड़ देता है, अपना चेहरा पलटकर खड़ा हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन में खुद के बालों को पकड़ लेता है, अपने चेहरे पर हाथ घुमाता है और कुछ देर तक हाथों को कमर पर रखकर आंखें बंद करके उसे अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कुछ गहरी सांस लेने के बाद फाइनली उसका गुस्सा कुछ हद तक कंट्रोल हो जाता है। गौतम अयाना के पास आकर बोला, आपको ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए था। आप जानती भी हैं यह आपके लिए कितना खतरनाक था। आपकी जान को खतरा है। आप ऐसे कैसे बाहर चली गई? गौतम की बात सुनकर अयाना गौतम से बोली, मेरी जान को खतरा? वह कंफ्यूज थी, उसे कुछ समझ में नहीं आया। कबीर गौतम से बोला, गौतम जाओ यहाँ से। कबीर की बात को समझते हुए गौतम बिना ज्यादा कोई बहस किए हुए वहां से चला जाता है। उसके बाद कबीर सीढ़ियों से ऊपर नजर मारता है जहां पर नम्रता और अलीशा खड़े हुए थे। उनकी आंखों में भी आंसू थे, डर थे, चिंता में। कबीर की नजरों को अपनी तरफ देखकर नम्रता उसके गुस्से को महसूस करती है। वह भी तुरंत अलीशा को लेकर कमरे में चली जाती है। उनके जाने के बाद कबीर पलटकर अयाना की तरफ देखता है। चुपचाप खड़ी हुई थी अयाना। कबीर अयाना के करीब आता है और उसके बाद अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करते हुए कुछ हद तक अपनी आवाज को थोड़ा नॉर्मल करके कहता है, मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो। मैं जो काम तुमसे ना करने को कहूंगा तुम उसे जरूर करोगी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरी एक बात को कान खोलकर सुन लो। जब तक तुम इस घर की चार दीवारी के अंदर हो, सेफ हो। अगर अपनी जान से थोड़ा भी प्यार है तो बाहर मत जाना। कबीर की बात सुनकर अयाना अपनी आंखों को सुकेड़कर बोली, और अगर गई तो क्या करोगे तुम? पिछली बार जब मैं भागी थी तो मुझ पर गोली चलाने वाले तुम ही थे। आज भी क्या पता वो लोग तुम्हारे ही हो और सिर्फ मुझे डराने के लिए तुमने यह सब मुझे बचाने का नाटक किया हो। अयाना की बात सुनकर कबीर को गुस्सा आता है। यह लड़की कभी समझने की कोशिश नहीं करती, पर फिर भी कबीर अपने गुस्से को कंट्रोल करके अयाना से बोला, यह मेरी तुम्हें वार्निंग है, आगे से इस घर से बाहर मत जाना। और जहां तक रही उन लोगों की बात, तो वो मेरे आदमी नहीं थे, वह लोग तुम्हें किडनैप करने आए थे। अब ये चीज अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो। जब तक तुम इस घर में हो तभी तक तुम सुरक्षित हो। इस घर के बाहर तुम्हारे लिए कितना खतरा है तुम्हें इस चीज का आइडिया भी नहीं है। अयाना चौंक कर हैरान हो जाती, कंफ्यूज हो जाती है। इस घर के बाहर उसके लिए कौन सा खतरा हो सकता है? वो कबीर से बोली, तुम क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे अलावा मुझे कौन हर्ट कर सकता है? इस दुनिया में मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है तुम्हें छोड़कर। कबीर अयाना के करीब आकर बोला, बेवकूफ हो तुम्हें नहीं पता कि कौन तुम्हारा दुश्मन है और कौन तुम्हारा अपना। कबीर अपने हाथों को अयाना के कंधों पर पकड़कर थोड़ी सी नरम आवाज में बोला, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। जब तुम्हें कुछ याद ही नहीं तो भला तुमसे मैं क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ। लेकिन प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इस घर के बाहर तुम्हारे लिए खतरा धाक लगाकर बैठा है। जैसे ही तुम यहाँ से निकली उसके बाद ऐसे गायब हो जाओगी, मैं खुद तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा। प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी जान को किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं डाल सकता। तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता मैं। अचानक कबीर की बात सुनकर अयाना को कबीर की आंखों में कुछ अलग सा दिखाई देता है, कुछ अजीब सा खुद के लिए। क्या यह फिक्र है, डर, चिंता, प्यार? अयाना के दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। कबीर वहां से जाने लगता है जबकि अयाना अपनी जगह पर खड़ी रहती है, अब भी कंफ्यूजन, जिसे शायद ही कुछ समझ में आ रहा था। जाने से पहले एक बार फिर से कबीर के कदम रुके और उसने एक आखिरी बात कही, मेरा निशाना आज तक कभी नहीं चूका। इसके बाद कबीर वहां से चला जाता है। यह बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है अयाना। कबीर के कहने का मतलब था कि उसका निशाना आज तक कभी नहीं चूका। अगर उसने वाकई में अयाना को मारने के लिए निशाना लगाया होता तो अयाना बचती नहीं। इसका मतलब उसका क्या मतलब हो सकता है? क्या उसने जानबूझकर उसे नहीं मारा? क्या वो गोली कबीर ने ही? अयाना नहीं जानती थी कि, पर पता नहीं क्यों उसे कबीर की आंखों में खुद के लिए कुछ अलग फीलिंग्स नजर आ रही थी। ये बेचैनी उसे कंट्रोल नहीं हुई, इसलिए वह कबीर के पीछे पीछे उसके कमरे में चली गई। कबीर दरवाजा बंद करने ही वाला होता है कि अयाना जोर से दरवाजे पर हाथ मारती है और दरवाजा एकदम से पूरा खुल जाता है। अचानक अयाना की हरकत से कबीर थोड़ा सा हैरान था। इससे पहले ही कहा
आयाना कबीर के पास आकर उसके कॉलर को अपने हाथ में पकड़कर उसे एकदम से दीवार से लगा देती है। यह सब क्या चल रहा है, मुझे बताओ ये सब क्या चल रहा है, हो क्या रहा है यह मेरे साथ? तुम क्या कह रहे हो? तुमने क्या कहा? मुझे याद नहीं। मुझे क्या याद नहीं? क्या तुम मेरे दिल के बारे में कुछ जानते हो? बताओ मुझे। आयु कहकर क्यों बुलाया? तुम्हारे ऐसा बोलने से मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे इस नाम से मुझे कोई बुलाता था, कोई मेरा बहुत अपना और मेरा बहुत खास। बताओ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे अतीत से बहुत गहरा संबंध रखते हो। मुझे बताओ वो लोग कौन थे जो मुझे किडनैप करने के लिए आए थे? वह मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? तुम मुझे बचाना क्यों चाहते हो? मुझे यहाँ पर क्यों रखा है? तुम मेरे पास्ट के बारे में काफी कुछ जानते हो, मैंने महसूस किया है। क्या जानते हो मुझे बताओ, बताओ मुझे। आयाना को अपने अतीत के बारे में इतना बेचैन होता हुआ देखकर कबीर हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसे इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखकर आयाना जहाँ हैरान थी वहीं फ्रस्ट्रेट भी हो गई थी। मुस्कुरा मत, तुम्हारी मुस्कुराहट से मुझे बहुत चिढ़ मचती है। तुम जानबूझकर मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो, इतना तड़पा क्यों रहे हो? ऐसा क्या है मेरे में? क्या तुम सच में मुझे रिलेट करते हो? ट्रूथ और डेयर के गेम में तुमने कहा था कि हम पहले मिल चुके हैं। कब मिले थे हम पहले? और तुम मुझे याद क्यों नहीं हो? तुमने मुझे आयु कहकर क्यों बुलाया? प्लीज 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 जवाब दो। आयाना कई दिन से सोच रही थी। अपने अतीत के कुछ चीजों भी उसे दिखाई दे रही थी लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा था। यह नाम आयु उसे अक्सर सपनों में ऐसा लगता था जिसे कोई उससे इस नाम से बुला रहा हो, उसका कोई अपना। जब भी यह नाम सुनती थी उसके दिल में अजीब सी हलचल होने लगती थी, उसका दिल अजीब तरह से दौड़ने लगता था। जब कबीर ने उसे आयु कहकर बुलाया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके किसी अपने ने बुलाया। पता नहीं क्यों आयाना को यह लगने लगा था कि कबीर उसे जानता है, उसके बारे में बहुत कुछ ऐसा जानता है जो वह भी नहीं जानती। क्या वह वाकई में उसके पास से कोई संबंध रखता है? और उस आदमी की आंखों में देखकर पता नहीं क्यों वह डूबने लगती है। उसकी बाहों में आकर, उसके करीब आकर वह सेड्यूस किए बिना नहीं रह पाती, उसकी धड़कनें तेज हुए बिना नहीं रह पाती। आखिर चक्कर क्या है? कबीर आयाना की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, सही कहा तुमने। सब कुछ जानता हूँ मैं तुम्हारे बारे में और तुम्हारे पूरे अतीत के बारे में भी, और बहुत जल्द मैं तुम्हें सब बताऊंगा। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो तुम्हें समझनी होगी, और वो ये है कि आई लव यू। कबीर की आंखें नर्म हो गई थी। आयाना देख सकती थी कि ये झूठ नहीं बोल रहा। क्या सच में ये प्यार करता है उसे? आयाना का दिल सीने में तेजी से दौड़ने लगता है। अगले ही पल कबीर आयाना के होठों पर अपने होठ रख देता है। कबीर आयाना को किस करता है। इस किस डीप और पैशनेट होने की बजाय बहुत सॉफ्ट था, बहुत जेंटल। आयाना हैरान जरूर थी क्योंकि अभी तक उसने कबीर को जितने भी किस किए ये सबसे सॉफ्ट था, बहुत जेंटल था। आयाना कबीर की शर्ट को अपनी मुट्ठी में कस लेती है और आंखें बंद करके इस किस को फील करने लगती है। आज उसे कबीर कुछ बहुत अजीब वाइब दे रहा था, बहुत अजीब। एक छोटी सी लड़की उससे बड़े एक लड़के का हाथ पकड़कर चल रही थी। वो लड़का उसे पार्क में घुमा रहा था। बारिश हुई थी शायद, इसलिए पार्क थोड़ा गीला था। ठंडी ठंडी हवाएं से उन लड़के के बाल उड़ रहे थे। तभी वो छोटी सी बच्ची उस लड़के के हाथ को हल्का सा खींचती है उसकी अटेंशन पाने के लिए। वो लड़का उसकी तरफ देखता है। वो लड़की पप्पी सा फेस बनाकर बोली, वो चाहिए। वो लड़का उस तरफ देखता है जहां वो लड़की पॉइंट कर रही थी। वह एक ठेला लगा था जहां पर गरम गरम भुट्टे बनाए जा रहे थे। वो लड़का उस छोटी सी लड़की की तरफ देखकर बोला, तुम्हें भुट्टा खाना है? वो बच्ची हाँ में अपना सर हिला देती है। वो लड़की और वो लड़का जाते हैं वहां पर। वो लड़का उसके लिए गरम भुट्टा लेकर आता है। वो लड़की जब देखती है तो उसके होठों पर मुस्कान और आंखों में चमक आ जाती है। वो लेकर आराम से खाने लगती है और वो लड़का चुपचाप उसके बगल में बैठ जाता है। थोड़ा सा खाने के बाद वो लड़की उस लड़के की तरफ बढ़ा देती है, लो तुम भी खाओ, बहुत टेस्टी है। उस लड़के ने मना कर दिया, नहीं तुम खाओ। वो लड़की मुंह बनाते हुए बोली, खाओ ना कबीर, ये बहुत टेस्टी है, पर मैं पूरा नहीं खा पाऊंगी। कबीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, नहीं आयु, मुझे भूख नहीं है, तुम जितना खा सकती है खाओ आराम से। वो लड़की नहीं मानती और जिद करने लगती है, नहीं अगर तुम नहीं खाओगे ना तो मैं भी नहीं खाऊंगी, खाओ। कबीर ने कहा, जिद मत करो, अगर मुझे खाना होता तो मैं खुद के लिए भी ले लेता ना, तुम खाओ, मुझे नहीं चाहिए। कबीर को ये ना खाता हुआ देखकर आयाना को गुस्सा आता है और वो वहीं उस भुट्टे को फेंक देती है। अचानक उसके ऐसा करने से कबीर हैरानी से उसकी तरफ देखता है। ये क्या किया तुमने? आयाना अपने हाथों को छाती पर क्रॉस करके मुंह फेर लेती है और दिखाती है कि वो गुस्सा है। कबीर एक गहरी सांस लेकर बोला, आयु ये क्या हरकत है? तुमने इसे फेंका क्यों?
ऐना कबीर की तरफ देखकर आंख निकालते हुए बोली, तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मेरे बोलने के बाद भी तुमने क्यों नहीं खाया? कबीर ऐना से बोला, तो इसका मतलब तुम फेंक दोगी? ऐना फिर से मुंह फेरते हुए बोली, क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया। तुमने मेरी बात नहीं मानी। आई डोंट लाइक इट। जब मैंने बोला खाओ तो तुम्हें खाना चाहिए था, खाया क्यों नहीं? कबीर अपनी आईब्रोज को ऊपर उठा लेता। ऐना, मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? जो तुम मुझसे जो कहोगी मैं वही करूंगा। ऐना ने अपने क्यूट से फेस को उसकी तरफ करके कहा, हाँ तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। ये सुनकर कबीर ने कहा, अच्छा और ऐसा क्यों? ऐना ने कहा, क्योंकि मैं एक खूबसूरत गर्ल हूँ और गर्ल्स की बात हमेशा माननी चाहिए। कबीर ये सुनकर स्पीचलेस हो जाता है। ये कैसा लॉजिक है? ऐना ने अपने हाथ को हवा में उड़ा के कबीर को चुप रहने का इशारा करके कहा, लॉजिक वॉजिक मुझे नहीं पता, खूबसूरत गर्ल की बात माननी चाहिए। ऐना उछलकर बेंच के नीचे उतरकर बोली, और तुम मेरी बात मानने की आदत डालो, क्योंकि शादी के बाद तुमको मेरी सारी बात माननी है। कबीर ये सुनकर फिर से अपनी आईब्रोज ऊपर उठा लेता। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं नहीं करूंगा तुमसे शादी। ऐना ये सुनकर शॉक हो जाती है। क्यों? क्या कमी है मुझ में? आई एम नॉट ब्यूटीफुल? कबीर ये सुनकर अपनी आंखें रोल करता है। इट्स नॉट लाइक दैट। तुम मेरी बात नहीं मानती और यह सोचती हो कि मैं हमेशा तुम्हारा ऑर्डर मानूं, और मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। फिर मैं किसी ऐसी लड़की से ढूंढकर शादी करूंगा जो मेरी सारी बातें मानेगी। कबीर की बात सुनकर ऐना शॉक हो जाती है। तुम किसी और से शादी करोगे? कबीर हाँ में अपना सर हिला देता है, और जैसे ही वो ऐसा करता है ऐना की मोटी मोटी आंखों से मोटे मोटे आंसू टपकने लगते हैं। अचानक उसे रोता हुआ देखकर कबीर हैरान हो जाता है। अरे इसमें रोने वाली कौन सी बात है? ऐना इतना सुनते ही और भी जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। कबीर की आंखें फट जाती हैं। वो तुरंत बेंच से खड़ा हो जाता है और ऐना के पास आता है। आयु, रो क्यों रही हो? आई एम सॉरी बाबा, आई एम सॉरी। पर ऐना नहीं मानती। वो और भी फूट फूट कर रोती है और वहां जमीन पर बैठकर गला फाड़ फाड़ कर रोने लगती है। कबीर देखता है कि ऐना के इस तरह रोने से आसपास वाले सब लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला आ रहा है। वो ऐना को चुप करवाने की पूरी कोशिश करता है, पर ऐना और भी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी एक आदमी वहां पर उसके पास आता है। अरे लिटिल प्रिंसेस, क्यों रो रही हो? क्या हुआ बच्चे? वो आदमी ऐना को चुप करवाता है। ऐना उस आदमी से बोली, ये मुझे चीट कर रहा है, इसने मेरा दिल तोड़ दिया। ऐना की बात सुनकर आसपास के लोग चौंक कर कबीर की तरफ देखते हैं। कबीर के गाल शर्मिंदगी से लाल हो जाते हैं। वो सबको अपनी तरफ देखता हुआ देखता है और बुरी तरह से शर्मिंदा हो जाता है। वो आदमी ऐना से बोला, इसने आपको चीट किया? तुम्हारा दिल तोड़ा कैसे? तुम्हारी चॉकलेट छीन ली और किसी और को दे दी क्या? ऐना ने कहा, इसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि ये मुझसे शादी करेगा, अब बोल रहा है कि नहीं करेगा, किसी और से करेगा। ये बोलकर वो जोर जोर से रोने लगता है। ऐना की बात सुनकर कबीर अपना सर पीट लेता है और आसपास के लोग और वो आदमी जो ऐना को चुप करवा रहे थे वो हंसने लगते हैं। वो आदमी कबीर से हंसते हुए बोला, क्यों भाई, क्यों नहीं करोगे तुम इतनी खूबसूरत लड़की से शादी? कबीर इतना शर्मिंदा हो जाता है कि पूछो ही मत। वो ऐना से बोला, आयु स्टॉप इट, डोंट क्रिएट सीन हियर, घर चलो। ऐना को ले जाने लगता है, पर ऐना हाथ झटक कर बोली, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम चीटर हो, तुम अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ सकते हो? तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे ही शादी करोगे। ऐना ऐसे रो रही थी कि उसकी नाक लाल हो गई थी। वो बहुत क्यूट लग रही थी और उसकी बातें सुनकर आसपास के लोग बहुत हंस रहे थे। वो आदमी कबीर और ऐना से बोला, तुम दोनों रिलेशन में हो? कबीर अनोइंग सा फेस बना लेता है और ऐना अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ और मैंने इसको बस इतना ही बोला, इसको शादी के बाद मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। अब आप ही बताइए इसमें गलत क्या बोला मैंने? यही तो कहा ना कि हस्बैंड अपनी वाइफ की सारी बातें मानते हैं, आप नहीं मानते क्या? ऐना की बात सुनकर वह आदमी स्पीचलेस हो जाता है। वैसे मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, लेकिन तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हस्बैंड्स को वाइफ की सारी बातें माननी चाहिए। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। ऐना ने कहा, तो फिर
पर ये बोल रहा है कि यह मेरी कोई बात नहीं मानेगा, मुझे इसकी सारी बात माननी पड़ेगी। अगर मैंने नहीं मानी तो यह किसी और को ढूंढकर उससे शादी कर लेगा जो इसकी सारी बात मानेगी। यह बोलकर अयाना जोर जोर से रोने लगती है। इतनी क्यूट सी बच्ची की बातें सुनकर लोगों के दिल पिघल जाते हैं। और वहीं कबीर शर्मिंदगी से जमीन में गड़े जा रहा था। वह आदमी अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हुए कबीर से बोला, मान लो भाई, इतनी खूबसूरत सी लड़की का दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं होती। देखो कितनी दुखी हो गई है, ये रो रो के चेहरा कैसे लाल हो गया है बेचारी का। कबीर अयाना से बोला, अयाना घर चलो प्लीज। अयाना ने कहा, नहीं, पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे शादी के बाद मेरी सारी बातें मानोगे और मुझसे यह बात भी होगी कि तुम मेरे अलावा किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करोगे। कबीर एक गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा और तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। अब प्लीज रोना बंद करो, चलो यहाँ से, ये सब लोग देख रहे हैं। कबीर का प्रॉमिस सुनकर अयाना के आंसू बंद हो जाते हैं और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अपना प्रॉमिस याद रखना। अयाना जमीन से खड़ी हो जाती है। कबीर एक गहरी सांस लेता है और आसपास के लोगों की तरफ देखता है जो अब भी चेहरे पर एक मुस्कुराहट और हल्की सी हंसी के साथ उन्हें देख रहे थे। कबीर ने इतना शर्मिंदा पहले कभी भी फील नहीं किया था। ये लड़की वाकई में बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। कबीर फटाफट अयाना का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। अयाना कबीर से बोली, अपना प्रॉमिस याद रखना, तुम मेरे ऑफिशियल बॉयफ्रेंड हो और मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। अयाना की क्यूट बात सुनकर कबीर उसकी तरफ देखकर उसकी नाक खींचकर बोला, हाँ मुझे पता है, तुम मेरी और तुम्हें खुश रखना, प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तुम मेरी हो और मैं वो करूंगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा। फिर अयाना ने कहा, तो फिर चलो, एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह मुझे अपनी पीठ पर उठाओ, मैं चलते चलते थक गई हूँ। कबीर अयाना की बात सुनकर हंस देता है, जी मैडम। उसके बाद वो उसे पीठ पर बिठाकर आगे बढ़ता है। आई लव यू कबीर, आई लव यू टू मेरी ड्रामा क्वीन। अयाना मुंह बना लेती है, फिर दोनों साथ में हंसने लगते हैं। अयाना की आंखें अभी अभी बंद थी। कबीर किस करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड से इमोशन थे। कुछ सेकंड बाद किस ब्रेक होता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। कबीर जाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो जाता, अयाना उसका हाथ पकड़कर बोली। कबीर के कदम रुक जाते हैं। अयाना कबीर से बोली, मैं यह तो नहीं जानती कि तुम्हारे साथ मेरा क्या रिश्ता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम मेरे अतीत के एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। प्लीज मुझे बताओ, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? क्या पास्ट में कुछ ऐसा है जिसे जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है? पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ बहुत जरूरी भूल चुकी हूँ। अयाना की आंखों में अजीब सी उदासी छा जाती है। उसे हमेशा कुछ बेचैनी सी होती थी जब वह अपने गुजरे हुए उस अतीत के बारे में सोचने लगती है जो ऑलरेडी भूल चुकी है। उसे नहीं पता उसका एक्सीडेंट कब हुआ, उसे नहीं पता उसे चोट कब लगी। उसे बस इतना पता है कि वह भूल चुकी है अपने अतीत को, और ये भी इसलिए पता है क्योंकि यह बताया गया है उसे उसके पेरेंट्स के द्वारा, वो पेरेंट जिनको कबीर ने मार दिया। अयाना एक और चीज थी जो समझ नहीं पा रही थी। कबीर ने उनके पेरेंट्स को मारा। उसे हद से ज्यादा नफरत होनी चाहिए इस इंसान से, और वह खुद को यह बात बार बार एहसास भी करवा चुकी है कि वह कबीर से नफरत करती है, उसे मारना चाहती है। लेकिन जिस इंसान से कोई नफरत करता है उसके करीब आना उसे अच्छा कैसे लग सकता है? उसका किस करना उसे इतना अमेजिंग कैसे लग सकता है? अयाना को ये चीज समझ नहीं आ रही थी। जब भी वह कबीर के करीब आती तो उसे ऐसा क्यों लगता कि वह कुछ गलत नहीं कर रही, बल्कि यही तो चीज है जो उसे चाहिए। कबीर पलटकर अयाना की आंखों में देखता है। उसकी आंखों में उसे डेस्परेशन दिखाई दे रही थी। वह बहुत डेस्परेट होकर अपने बहुत सारे सवालों का जवाब चाहती थी और जानने के लिए जरूरी भी था। कबीर अयाना के चेहरे पर अपने हाथों को पकड़कर बहुत नरम आवाज में उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, थोड़ा वक्त दो अपने आप को, तुम्हें सब याद आ जाएगा। और हाँ, तुम वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट चीज भूल चुकी हो मुझे, पर चिंता मत करो, तुम मुझे भूल गई हो पर मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ और ना ही कभी भूल सकता हूँ मेरी ड्रामा क्वीन। कबीर की आंखों में इतनी नरमाहट खुद के लिए अयाना ने पहली बार देखी थी। तो क्या मैं वाकई में अतीत में तुम्हें जानती थी? क्या रिश्ता था तुम्हारे साथ मेरा? कबीर ने जवाब दिया, अब यह तो तुम अपने दिल से ही पूछो क्या फील करता है वो मुझे लेकर, उससे पूछो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। तुम भले ही मुझे भूल चुकी हो पर वह नहीं भूला, क्योंकि दिमाग भूल सकता है, दिल नहीं। कबीर की आंखों में देखते हुए अयाना ने कहा, वाई आई लव मी,
इस बात का जवाब कबीर ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बिकॉज यू फोर्स्ड मी टू लव यू। किसी ने मुझे कहा था कि अगर मैं उसके अलावा किसी और से प्यार किया तो उसकी टांगें तोड़ देगी। आज तक हिम्मत नहीं हो पाई इस दिल को उसके अलावा किसी और के कदमों में रखने की। डर जो लगता है उससे। ऐना कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ नहीं आता। कबीर, मुझे एक बात बताओ, जब मैं पहली बार इस घर से भागी थी तो मुझ पर गोली चलाई थी, क्या वह तुमने चलाई थी? ऐना जानना चाहती थी कि वह गोली क्या वाकई में कबीर ने चलाई थी, क्योंकि अगर वह उससे प्यार करने का दावा करता है तो बहुत सी गोली उसे कैसे चला सकता है? और उसका दिल इस चीज को मान ही नहीं रहा था कि वह काम कबीर कर सकता है। कबीर ने ऐना से कहा, तुम्हें क्या लगता है? ऐना ने थोड़ी सी अनोइंग आवाज में कहा, हर चीज को मुझ पर थोपना बंद करो कबीर, मैं गैस नहीं करना चाहती। मैं जो पूछ रही हूँ उसका सिर्फ जवाब दो, क्या तुमने मुझ पर गोली चलाई थी या नहीं? कबीर ने ऐना के चेहरे को करीब अपने चेहरे को लाते हुए कहा, अगर चलाई होती तो इस तरह मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे सवाल करने के लिए तुम जिंदा नहीं होती। ऐना ने यह सुनकर चौंक जाती, इसका मतलब तुमने नहीं? तो फिर मुझे गोली किसने मारी थी? कबीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जिसने आज तुम्हारी मुलाकात हुई थी। यह बोलकर कबीर पलटकर बिस्तर की तरफ चल दिया। ऐना हैरान होकर वहीं पर खड़ी रही। वह लोग, क्या उस पर गोली उन लोगों ने चलाई थी? पर कोई उसे क्यों मारना चाहता है? उसने क्या बिगाड़ा है किसी का? ऐना के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, उसे जवाब भी चाहिए थे, क्योंकि वह बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रही थी और पता नहीं क्यों उसे यह लग रहा था कि उसकी आंखों के सामने यह इंसान जो खड़ा है सब कुछ जानता है, सब कुछ मतलब सब कुछ। हर सवाल का जवाब जो उसके दिमाग में घूम रहा है, हर उस सवाल का जवाब जो उसे बेचैन कर रहा है, तड़पा रहा है। ऐना 2 कदम आगे चलकर कबीर से बोली, क्या वो लोग मेरे पास से रिलेटेड है? क्या मैं उन्हें जानती हूँ? कबीर ने 1 सेकंड की चुप्पी के बाद ऐना से कहा, शायद हाँ या शायद नहीं, यह समझ लो कि 50-50। ऐना यह सुनकर और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है। वह कबीर के पास आकर उसे अपनी तरफ पलटकर बोली, जलेबी की तरह गोल गोल मत घुमाओ बातों को, पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कबीर प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, तुम मेरे बारे में जो भी जानते हो मुझे बताओ। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं कितना कुछ जानना चाहती हूँ अपने बारे में। मुझे लगता है कि मेरे अतीत का जो हिस्सा मैं भूल चुकी हूँ उसमें कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन जो बातें तुम मुझे बता रहे हो उससे मुझे लगता है कि मुझे डेस्परेटली अपने पास्ट के बारे में जानने की जरूरत है। अगर तुम कुछ भी जानते हो तो प्लीज मुझे बताओ। कबीर ऐना से बोला, लगता है तुम मानोगी नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत के बारे में बताता हूँ, मगर आज नहीं, कल शाम को एक इम्पोर्टेंट काम निपटाने के बाद घर आकर। और हाँ, इस इम्पोर्टेंट काम को निपटाने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना है। कबीर की बात सुनकर ऐना कंफ्यूज होकर बोली, कौन सा इम्पोर्टेंट काम? कबीर की आंखों में एक मिस्टीरियस शैतानी चमक आ जाती है। ऐना की धड़कनें एकदम से तेज हो जाती हैं। इन आंखों की चमक को वह अच्छे से पहचानती थी। क्या इसका मतलब यह इंसान फिर से उसे कहीं बाहर ले जाने वाला है? कहीं फिर से कुछ ऐसा वैसा तो नहीं करवाएगा? कबीर ने कहा, रात बहुत हो गई है तो जाकर सो जाओ, नेक्स्ट मॉर्निंग। कबीर कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों के सामने एक आदमी मौजूद था जो बिस्तर पर एक लाश की तरह लेटा हुआ था, जिसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था और जो काफी अरसे से इसी पोजीशन में बिस्तर पर पड़ा हुआ था। यह वही आदमी था जो कबीर के सीक्रेट कमरे में मौजूद था, जिसे ऐना भी देख चुकी थी। अपनी गन को साफ करते हुए कबीर ने उस आदमी से कहा, आज बहुत इम्पोर्टेंट काम करने जा रहा हूँ मैं, किसी को निपटाने के लिए, और उसके बाद मैं ऐना को सारी सच्चाई बता दूंगा, उसके बारे में, उसके अतीत के बारे में, मेरे बारे में और आपके बारे में। अपनी गन को रुमाल से साफ करने के बाद कबीर उस आदमी की तरफ देखकर बोला, आपकी बेटी कभी कभी तो मेरा दिमाग खा जाती है। सच में याददाश्त चली गई है, लेकिन एटीट्यूड अब तक नहीं गया। बचपन में भी इसी तरह से मुझे फ्रस्ट्रेट करती थी और अब भी बहुत ज्यादा जिद्दी हो गई है। और वो हो भी क्यों ना, आपकी बेटी जो है जरा भी नहीं बदली इतने सालों में। पता है, कल मेरे मना करने के बावजूद भी आधी रात को घर से निकल गई। वह मरते मरते बची। अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचता तो पता नहीं क्या होता उसके साथ। और सवाल तो इतने पूछती है कि पूछो मत, मेरा सर खा जाती है। पर खैर, आज मैं वैसे भी उसको सब कुछ बता दूंगा। दवाइयां और जो ड्रग्स उसकी याददाश्त को खत्म करने के लिए दिए जाते थे वह काफी अच्छे से बंद हो चुके हैं जब से मैं उसे घर लेकर आया हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि उनका पूरी तरह से असर खत्म होने के बाद अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, उसे सब कुछ याद आ ही जाएगा। पर तब तक वो
रुके तब ना, पता नहीं याददाश्त के बाद वह मेरे साथ क्या करेगी। उसने ऑलरेडी मुझ पर बहुत सारी लड़कियों के साथ अगर अयाना को सब याद आ गया तो वह कबीर का क्या हाल करेगी, यह सोचकर ही उसका गला सूख जाता है। आखिर इतने सारे लड़कियों के साथ उसे हम बिस्तर होते हुए देख चुकी है। उसने वार्निंग दी थी कि उसके अलावा वह किसी दूसरे लड़की के बारे में नहीं सोचेगा, और उसने तो अब तो भगवान ही बचाए उसे। कबीर एक गहरी सांस लेता है और खड़ा होकर कहता है, जल्दी मिलता हूँ आपसे आपकी बेटी के साथ। उसके बाद कबीर वहां से चला जाता है। अगस्त हॉल में आता है। सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर उसका इंतजार कर रहे थे। समायरा, सुबह, पीयूष, सब। अगस्त डाइनिंग टेबल की तरफ सबको बैठा हुआ देखता है तो थोड़ा उनके बीच में जाने के लिए हेजिटेट करने लगता है। फिर वह थोड़ी हिम्मत करता है और अपने गले को साफ करता है। फिर अपने कदमों को उनकी तरफ बढ़ा लेता है। अगस्त जब वह वहां पर आता है तो सबका ध्यान उसकी तरफ आता है। समायरा तो अगस्त से बिल्कुल भी बात नहीं करती। जब से उसे पता चला है कि उसके भाई ने क्या किया है शुभी के साथ, वह बिल्कुल भी उससे बात नहीं करती थी और बहुत ज्यादा नाराज थी। आखिर अगस्त सुबह के साथ इतना गलत कैसे कर सकता है, वह सोच भी नहीं सकती थी। इनफैक्ट वह तो खुद भी गवाह थी इस चीज की कि शुभी कितना ज्यादा प्यार करती थी अगस्त से। अगस्त ने उसका दिल तोड़ा होगा जब अगस्त ने उसके साथ यह सब कुछ किया। ऊपर से समायरा को ये इस बात का पता चला कि अगस्त ने किस तरह से सुबह से शादी और उसके बाद उससे डाइवोर्स का भी उसे पता चला। कुल मिलाकर समायरा बहुत ज्यादा नाराज, बहुत गुस्से में थी अगस्त से, इसलिए तो वह उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। अगस्त अपनी जगह पर बैठ जाता है। उसके बीच में ऑकवर्ड सी साइलेंस थी। शुभी अगस्त को खाना परोसने के लिए खड़ी होने लगती है, पर समायरा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे वापस बैठने का इशारा करती है। सुबह वापस बैठ जाती है। अगस्त खुद ही अपनी प्लेट लगाने लगता है। पीयूष अगस्त से बोला, कबीर का कॉल आया था, उस लड़की पर कल रात को ऊपर से हमला हुआ है। आई थिंक वह लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगस्त ने थोड़ी सी हैरानी के साथ कहा, मगर कबीर तो उस लड़की को घर से बाहर नहीं जाने देता, फिर उन लोगों ने कैसे किया? पीयूष ने कहा, रात को बिना बताए वह सिक्योरिटी को चकमा देकर भाग गई थी। मतलब बस ऐसे ही घूमने के लिए निकली थी। उन लोगों ने ऑलमोस्ट उसे पकड़ लिया था। वो तो थैंक गॉड कबीर टाइम पर पहुंच गया और उसे वहां से ले गया। यह सुनकर तो अगस्त के चेहरे के एक्सप्रेशन भी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। पीयूष ने कहा, कबीर ने सबको लेकर एक खास मीटिंग बुलाई है, तो कल सुबह उसके घर चलते हैं। वैसे भी राघवेंद्र, भूपेंद्र और तुषार के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। उन लोगों को ढूंढना भी होगा। अचानक तुषार का जिक्र सुनते ही समायरा के हाथ से चम्मच प्लेट में गिर जाती है और एकदम से डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा जाता है। सब लोग समायरा की तरफ देखते हैं। तुषार का नाम सुनते ही समायरा का शरीर ऊपर से नीचे तक कांप गया था। सब लोग समझ सकते थे समायरा की हालत को। पीयूष टेबल के नीचे से ही उसके दूसरे हाथ को अपने हाथ में पकड़ता है और उसे हल्का सा सरप्राइज करके उसे नरमाहट देता है। उसे यह एहसास दिलाता है कि उसके साथ जो भी कुछ हुआ है उसका बदला बहुत जल्द ही लेंगे। समायरा थोड़ी हिम्मत करती है और फिर से खाने लगती है। कुछ देर की ऑकवर्ड साइलेंस के बाद अगस्त पीयूष से बोला, ठीक है, फिलहाल ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तुम घर पर रहना, दोनों का ख्याल रखना। पीयूष ने अगस्त से कहा, नहीं, एक्चुअली तुम घर पर रुको, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। काफी दिनों से मैं नहीं गया और पता नहीं मेरा कितना काम बिखरा पड़ा है, तो आज मैं चाहता हूँ तुम घर पर ही रुको। अगस्त ने कहा, नहीं, तुम्हें अपने काम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगस्त आगे कुछ बोलता उससे पहले ही पीयूष ने कहा, मैं जल्द ही लौट आऊंगा, पर एक बार मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, तुम तब तक यहीं रुको। अगस्त आगे कुछ बोल ही नहीं पाता। थोड़ी देर बाद सब लोग ब्रेकफास्ट खत्म कर लेते हैं। पीयूष ऑफिस के लिए निकल जाता है। अगस्त घर पर ही रुकता है। शुभी और समायरा को अकेले छोड़ा नहीं जा सकता था। हालांकि इस वक्त पीयूष, राघवेंद्र और भूपेंद्र का कोई अता पता नहीं था कि वह लोग कहाँ पर हैं, मगर उनका कोई भरोसा भी नहीं था कि क्या पता कहीं छुपकर बैठे हों और सिर्फ मौके के इंतजार में हो। इसलिए इतना बड़ा रिस्क लेना बेवकूफी हो सकती थी। सुबह समायरा के कमरे में आती है। वह देखती है कि समायरा अपने बिस्तर पर बैठी हुई है, चुपचाप गुमसुम। उसका टैडी उसकी गोद में है, कहीं खोई हुई है। शुभी समायरा के बिस्तर पर चढ़ जाती है और उसके करीब आकर उसे अपनी बाहों में भर लेती है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? समायरा शुभी की तरफ देखती है। शुभी के चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में चमक थी और वह उसकी ही तरफ देख रही थी। समायरा कुछ सेकंड उदासी भरी आंखों से शुभी को देखती है और उसके बाद उसे अपने गले से लगा लेती है। अचानक समायरा का यह करना शुभी
को कंफ्यूज करता है, मगर वह भी फिर से अपनी बाहों में भरकर कस के गले लगा लेती है, यह सोचकर कि शायद उसकी बेस्ट फ्रेंड को इस हक की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई एम सॉरी शुभी, आई एम रियली सॉरी। समायरा गिल्ट में अपनी आंखों को झुकाकर बोली, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ उसके लिए, भाई ने जो भी कुछ किया उसके लिए। मुंह से यह बात सुनकर शुभी थोड़ा सा चौंक जाती है। हक ब्रेक करके वह समायरा की आंखों में देखते हुए अचानक अगस्त का जिक्र और समायरा की बात सुनकर शुभी चुप हो जाती है। पुराना दर्द एक बार फिर से उठ जाता है। समायरा शुभी की आंखों में देखती है, उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। वह शुभी से बोली, भाई ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, यह सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हुआ है शुभी, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। भाई ने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया उसके लिए उन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई, उन्होंने ऐसा करने के बारे में सोचा भी कैसे, वह कैसे तुम्हारे साथ। फिर भी वह थोड़ी हिम्मत करते हुए आगे समायरा को कुछ बोल नहीं पाती और उसकी आंखों से आंसू टपक जाते। शुभी अपनी आंखों में आंसू भरकर बोली, इट्स ओके समायरा, अपने आप को दोष मत दो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। समायरा शुभी का हाथ पकड़कर बोली, नहीं मेरी ही गलती है, काश मैंने भाई को थोड़ी हिम्मत करके बोला होता, काश मैं सिर्फ पीयूष का नाम लेकर ही बेहोश ना हुई होती, थोड़ा और कुछ बता पाती, या फिर काश पहले ही भाई को मेरे और पीयूष के रिलेशन के बारे में बता दिया होता। कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ जो भी कुछ गलत हुआ है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। किसी का रेप होना कितना गंदा हो सकता है, कैसा फील होता है, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। बहुत तकलीफ होती है, आत्मा मर जाती है, मेरी वजह से तुम्हें भी उस तकलीफ से गुजरना पड़ा। भाई को इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। ही इज मॉन्स्टर। शुभी फूट फूट कर रोती हुई समायरा को अपने गले से लगा लेती है, उसकी आंखों से भी आंसू टपक जाते हैं। नहीं प्लीज समायरा, डोंट क्राई, और प्लीज उनसे नफरत मत करो, उसे मॉन्स्टर मत बोलो। शुभी की बात सुनकर समायरा चौंक कर बोली, क्या ये तुम बोल रही हो? इतना सब कुछ होने के बाद भी हक ब्रेक करके शुभी हाँ में अपना सिर हिला देती है। हाँ मैं बोल रही हूँ, मैं मानती हूँ कि अगस्त ने मेरे साथ जो भी कुछ किया वह बहुत गलत था, उसके लिए उसे माफ करना भी बहुत मुश्किल है, मगर वह तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है समायरा। जब तुम उसे मिली थी तो तुम्हारी हालत इतनी खराब थी कि कोई भी भाई अपनी बहन को इस हालत में देखकर बौखला जाएगा। ऊपर से उसे यह विश्वास दिलाया गया था कि पीयूष ने ही तुम्हारे साथ ही सब कुछ किया है। उस वक्त हम सोच भी नहीं सकते थे कि अगस्त पर क्या बीती होगी। मुश्किल होगा उसके लिए चीजों को डाइजेस्ट करना। मैंने देखा है उसे तुम्हारे लिए रोते हुए, तड़पते हुए। ही रियली लव्स यू सो मच। आंखों में आंसू पर गुस्सा लेकर समायरा ने कहा, मगर फिर भी उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम भी तो उनसे कितना प्यार करती थी ना, फिर भी वह कैसे तुम्हारे साथ। शुभी एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है, अपने दर्द को संभालने की कोशिश करती है, फिर आंखें खोलकर समायरा से कहती है, उसने जो भी कुछ किया माना कि बहुत गलत था और अब उसे इस चीज का पछतावा भी है, बहुत ज्यादा पछतावा, बहुत गिल्ट देखा है मैंने उसकी आंखों में। वह दिखाता नहीं बट वो अंदर ही अंदर अपने ही गिल्ट में घुट रहा है, वो सच में बहुत दर्द में है। समायरा शुभी से बोली, तो क्या तुम उसे माफ कर दोगी? समायरा का सवाल सुनकर शुभी खामोश रहती है, जवाब नहीं था उसके पास और बहुत मुश्किल था जवाब देना। अगस्त को बहुत पछतावा है, उसने जो कुछ किया, मगर इतनी छोटी गलती नहीं की उसने कि जिससे उसे माफी मिल सके। शुभी के लिए अगस्त का वो डेविल रूप फेस करना बहुत भयानक था, बहुत ज्यादा भयानक। अगस्त अपने कमरे में बैठा था, अपने सर को अपने हाथों में पकड़कर, उसकी आंखों से टपक रहे थे आंसू, फर्श पर गिर रहे थे। उसका दिल वाकई में बड़े दर्द में था। कुछ देर पहले समायरा के कमरे की तरफ गया उससे मिलने के लिए। वो जानता था कि वह उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेगी। जब से होश में आई है तब से शुभी के बारे में पता चला है, उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं, अपने भाई को भाई कहकर भी नहीं बुलाया। जब वह समायरा के कमरे में पहुंचा तो उसने समायरा और शुभी की बातों को सुना। समायरा ने उसे मॉन्स्टर कहा कि वह कभी माफ नहीं करेगी उसे। अगस्त का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, उसे अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े अपने सीने में चुभने लगे, जिससे बहुत दर्द होने लगा उसे। समायरा सही बोल रही थी, मॉन्स्टर ही है वो, एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर। बहुत गलत किया उसने पीयूष के साथ, उसकी बहन के साथ। इस वक्त अगस्त यही सोच रहा था कि काश समय के पहिए को उल्टा घुमा सकता है, काश वो किसी टाइम मशीन से अतीत में जा सकता और वहां पर जाके अपने आप को खींच के जबरदस्त पंच मारा आता, उसे रोकता वह गलती करने से जो उसने कर दी। और गलती ही नहीं, वह गुनाह, बहुत बड़ा पाप था जो उसने कर दिया। अब वह इतना बड़ा गुनहगार हो चुका है कि ना अपने बेस्ट फ्रेंड से नजर मिला सकता है, ना ही अपनी बहन से, ना ही उस लड़की से जिसका वह गुनाहगार है। नहीं करता वह किसी की भी माफी डिजर्व।
क्या उसे जीना भी चाहिए या नहीं, वह कुछ समझ नहीं पाता। इसलिए तो कहते हैं कि गुस्से पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होता है। नफरत बदले की आग में इंसान के लिए गए फैसले जिंदगी भर जख्म बनकर उसे सिर्फ दर्द देते हैं, सिर्फ दर्द। दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनकर अगस्त अपने ख्यालों से होश में आता है और नजर उठाकर देखता है तो दरवाजे पर समायरा खड़ी थी। अचानक समायरा को देखकर वह थोड़ा हैरान था, पर तुरंत खड़ा होकर पलट जाता है। अपने आंसुओं को पोंछकर चेहरे को थोड़ा नॉर्मल करते हुए वह फिर से पलटता है, पर समायरा उसके आंसुओं को ऑलरेडी देख चुकी थी। वह कदम बढ़ाते हुए कमरे के अंदर चलकर आती है। अगस्त चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हुआ। समायरा अगस्त से बोली, आई एम सॉरी। समायरा किसी मुंह से निकले हुए यह शब्द सुनकर अगस्त कुछ नहीं बोला, बस उसकी तरफ देखता रहा। समायरा 2 कदम आगे आकर बोली, आई एम सॉरी भाई। इतने अरसे के बाद अगस्त समायरा के मुंह से अपने लिए भाई शब्द सुना है, पर वह सॉरी क्यों बोल रही है। समायरा अगस्त से बोली, चाहे कुछ भी हो, पर मुझे आपको मॉन्स्टर नहीं बोलना चाहिए था, उसके लिए आई एम सॉरी। अगस्त समायरा की आंखों में गिल्ट नजर आ रहा था। सुबह ने उसे एहसास दिलाया कि उसे अगस्त्य को लेकर इतना गलत नहीं बोलना चाहिए। बचपन से ही उसने उसे बहन की तरह नहीं, अपनी बेटी की तरह पाला है। उसका बड़ा भाई बनकर नहीं, अपना पिता बनकर पाला है। उसकी माँ बनकर उसे पालने के लिए कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है, यह तो वह सोच भी नहीं सकती। समायरा जानती थी कि अगस्त के अलावा इसका एक और भाई है, कबीर, लेकिन बचपन से लेकर आज तक वह इतनी बड़ी हो गई, कभी कबीर को उसने अपने साथ नहीं पाया। हमेशा अगस्त ही था उसकी माँ और बाप, भाई बहन, उसका पूरा गार्जियन एंजल। उसका भाई अगस्त ही था, जिस बहन के लिए उससे पालने के लिए, उसे अच्छा फ्यूचर देने के लिए उसने ना जाने कितनी ठोकरें खाई, कितना दर्द बर्दाश्त किया, कितना स्ट्रगल किया जिंदगी भर। आज वह बहन उसे मॉन्स्टर बोलती है तो क्या गुजर रही होगी इस भाई के दिल पर। शुभी ने एहसास दिलाया कि चाहे कुछ भी हो, उसे अपने भाई के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। समायरा को जब यह एहसास हुआ तो उसे गिल्ट हुआ, बहुत तकलीफ हुई। समायरा आगे बढ़ती है और अगस्त को हक कर लेती है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अगस्त की आंखें भी नम हो जाती हैं। आई एम सो सॉरी भाई। जब मुझे शुभी के बारे में पता चला, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया और यह भूल गई कि आप सिर्फ मेरे भाई हो, मेरा सब कुछ हो, और आपसे नफरत करने लग गई। मुझे पालने पोसने के लिए, पढ़ाने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, एक अच्छी जिंदगी देने के लिए आपने क्या कुछ नहीं झेला, सब भूल गई 1 मिनट में ही। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, सो सॉरी। समायरा की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अगस्त ने जवाब दिया, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल ही सही करा। आई एम मॉन्स्टर। मैं हूँ मॉन्स्टर। इंसान कहलाने का हक खो दिया है मैंने। समायरा हक ब्रेक करके ना में अपना सर हिला देती। नहीं भाई, प्लीज ऐसा मत बोलिए, आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो, आप मॉन्स्टर नहीं हो। दोनों भाई बहन एक दूसरे को फिर से हक करके आंसू बहाते हैं। कुछ देर हक करने के बाद समायरा अगस्त से बोली, भाई क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं। समायरा की आंखों में देखते हुए अगस्त हाँ में अपना सर हिला देता है। समायरा सवाल पूछती है, क्या आप शुभी से प्यार करते हो। समायरा का सवाल सुनकर अगस्त चुप हो जाता है। उसके सीने में एक अचानक दर्द सा उठता है। क्या फर्क पड़ता है, मैं सिर्फ उसकी नफरत के लायक हूँ। समायरा अगस्त का हाथ पकड़कर बोली, प्लीज आई वॉन्ट टू नो, डू यू लव हर। क्या आप उससे प्यार करते हो। अगस्त अगर मगर मना भी नहीं कर सकता था। उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रही थी कि वह किस कदर उस लड़की को अपने दिलो जान से चाहता है, तो मना करने का भला सवाल ही नहीं होता है। अपनी नजरों को शर्मिंदगी से झुकाकर अपने दर्द को सीने में छुपाए हुए अगस्त हाँ में अपना सर हिला देता है, जिसे देखकर समायरा के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अगस्त ने समायरा से कहा, लेकिन अब इन सब का कोई मतलब नहीं है। समायरा अगस्त से बोली, क्या आपने शुभी को बताया कि आप उससे प्यार करते हैं। अगस्त ने कोई भी जवाब नहीं दिया। समायरा अगस्त से बोली, यह बात बिल्कुल सही है कि आपने उसे बहुत हर्ट किया है। शुरू से ही वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। जब उसने अपने बर्थडे वाले दिन आपको प्रपोज किया, आपने उसे रिजेक्ट किया, तो आपको आइडिया भी नहीं है कि वह कितना ज्यादा टूट गई थी, कितना रोई थी उस रात को। वह हमेशा ही सिर्फ आपसे प्यार करती है भाई। अगर आप उससे माफी मांगेंगे तो वह आपको जरूर माफ करेगी। वह आपको अपनी जिंदगी में आने का मौका जरूर देगी। अगस्त नाम में अपना सर हिला देता है। नहीं। समायरा चुप हो जाती है। अगस्त समायरा की आंखों में देखकर बोला,
मैं अगर उससे माफी मांगू तो हो सकता है कि वह मुझ पर तरस खाकर मुझे माफ भी कर दे, पर जब तक मैं खुद को माफ नहीं करूंगा तब तक उससे माफी कैसे मांगूंगा। मुझे उसकी माफी नहीं चाहिए। मेरी आत्मा पे बहुत बड़ा बोझ है। जब तक मुझे मेरे किए की सजा नहीं मिले, जब तक बोझ हल्का नहीं होता। तभी समायरा कंफ्यूजन में पूछती है, क्या मतलब? तो क्या इसका मतलब आप कभी उससे माफी नहीं मांगोगे? क्या आप दोनों कभी साथ में नहीं आओगे? आगस्त समायरा से बोला, मैंने शुभी से वादा किया है, एक बार जब पीयूष को ढूंढ दूंगा, उसे घर ले आऊंगा, उसके बाद वह मुझे मेरे किए की सजा देगी, उसे एक्सेप्ट करूंगा। तब जब तक अपने पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेता, मैं इस लायक नहीं हूं कि उसके पास जाकर उसे बताऊं कि हाउ मच आई वॉन्ट हर, हाउ मच आई लव हर। कमरे के बाहर खड़ी हुई शुभी यह सब कुछ अपने कानों से सुनती है। वह अपनी आंखों को दर्द और तड़प से बंद कर लेती है। आंसू गालों से टपकते हुए नीचे गिरते हैं। बड़ी अजीब मोड़ पर आ गई है जिंदगी। सिर्फ एक कदम पर उसका प्यार खड़ा है, मगर फासले हद से ज्यादा हो चुके हैं। कैसे खत्म होगा यह सब कुछ? कैसे ठीक होगा यह सब कुछ? वह भी प्यार करती है उससे बहुत ज्यादा। इस चीज की तो उसने जिंदगी में ख्वाहिश ही नहीं की थी कि अगस्त भी उससे कहीं ज्यादा प्यार करता होगा। आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू। बट आज यह सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी खुशी दर्द में बदल गई है। अपने आंसुओं को पोंछकर शुभी वहां से चली जाती है। कबीर अयाना को लेकर एक बड़े से गोदाम में एंट्री करता है, जहां पर बहुत सारे गार्ड्स ऑलरेडी मौजूद थे। कबीर अपने डार्क एक्सप्रेशन, आंखों पर चश्मा लगाए हुए, बड़े हेयर स्टाइल के साथ आगे बढ़ता है। अयाना कंफ्यूजन में इधर उधर नजर मार रही थी। यह फिर से तुम मुझे कहां पर लेके आए हो? कबीर, कौन सी जगह है ये, और मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो? कबीर ने आगे बढ़ते हुए कहा, सब पता चल जाएगा। अयाना कड़क आंखों से कबीर की तरफ देखते हुए बोली, कहीं तुम फिर से मुझे कोई ऐसा वैसा काम करवाने तो नहीं लेकर आए हो? कबीर ने चेहरे पर बहुत छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, झूठ नहीं बोलूंगा, सही कैस किया। अयाना की आंखें बड़ी हो जाती हैं। क्या सही कैस किया? क्या मतलब तुम्हारा? क्या करवाने के लिए लेकर आए हो तुम मुझे यहाँ पर? कहीं फिर से उस क्लब वाले इंसिडेंट की तरह यहाँ पर तुम मर्डर करवाने तो नहीं लाए हो? यह सोचते ही अयाना का बदन थरथरा जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कबीर ने अपने चश्मे को थोड़ा ठीक करते हुए कहा, यह भी बिल्कुल सही कहा तूने, मर्डर करवाने ही लेकर आए हो। अयाना की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। वह वापस भागने लगती है, लेकिन कबीर उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने हाथ को छुड़वाते हुए अयाना गुस्से में बोली, कबीर मेरा हाथ छोड़ो, देखो मैं बहुत मारूंगी तुम्हें, मैं बता रही हूँ, बहुत हो गया तुम्हारा, मेरा हाथ छोड़ो। पर कबीर उसका हाथ नहीं छोड़ता। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।